हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स और उसका भौतिक गुण, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिनॉल्स चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या रासायनिक गुण फिनॉल्स के द्वारा शो करता है। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कि जो फिनॉल्स के कंपाउंड होते हैं वह एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर यानी H+ आयन दे सकता है। फिनॉल H+ आयन दे सकता है, वह एसिडिक नेचर के होते हैं। देखते हैं उसको एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि H+ दे सकता है। किस तरह से देगा? तो जब हम लोग फिनॉल को पानी में डुबाते हैं, यानी पानी के साथ जब उसको फिनॉल को सोल्यूबल करते हैं, तो जब फिनॉल एक्वस मीडियम में डूबता है तब यह क्या होता है कि जो इसके पास H2O हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या प्लस, और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो HOH, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे ही फिनॉल को एक्वाटिक मीडियम में डुबाया जाता है तो क्या होता है कि फिनॉल के पास जो OH, और हम लोग जानते हैं O पर माइनस और H पर प्लस होता है, तो फिनॉल को जैसे ही पानी में डुबाया जाता है तो फिनॉल अपना H+ लिबरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है, और बन जाता है फिनॉल ऑक्सीजन पर माइनस, जिसको फेनोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनोक्साइड आयन। अब जो H+ दिया वह पानी का फॉर्मूला क्या, H2O, और H2O और H+ मिलकर बना लेता है H3O+। क्या बना लेता है? H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन, और इसको कहते हैं फेनोक्साइड आयन। तो इससे साबित होता है कि फिनॉल जो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? कि फिनॉल को एक्वाटिक मीडियम में डुबाएं, पानी में सोल्यूबल करवाएं, तो यह पानी में घुला और घुल के फेनोक्साइड आयन प्लस H3O+ आयन दिया, है ना, हाइड्रोनियम आयन दिया और दिया फेनोक्साइड आयन। इससे पता चलता है कि फिनॉल में जो H+ था वो लिबरेट किया है। और हम लोग जानते हैं कोई भी अगर सब्सटेंस कंपाउंड एसिड होता है तो अगर उसके पास H+ होता है तो H+ वो लिबरेट करता है, तभी वो एसिड होता है। उसी तरह से फिनॉल के पास H+ था, वो लिबरेट कर रहा है। और भी इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जब फिनॉल को एक्वस मीडियम में डुबाएगी, एक यू डॉट आ रही एक्वस मीडियम में डुबाएगी, फेनोक्साइड आयन दिया और प्लस H+ दिया। यहाँ पर H2O दिखाते हैं कि H3O+ दिखाना पड़ता, यहाँ पर H2O नहीं दिखाए तो H3O+ के रूप में नहीं दिखाए। सिंपल है कि जब फिनॉल को पानी में डुबाएं तो फेनोक्साइड आयन बना और H+ आयन दिया। इससे पता चलता है कि फिनॉल जो है सो एसिडिक नेचर का होता है ना। अब इसका जो है सो हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे कंपाउंड से यह ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है ना। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग एसिडिक कांस्टेंट निकालते हैं। एसिडिक कांस्टेंट जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रयोग करके। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ के अनुसार एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या तो एसिडिक कांस्टेंट है, वह बराबर होता है और रेशियो में होता है किसके, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, या मेरा प्रोडक्ट है, बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एसिडिक कांस्टेंट, जिसको एक्सपेरिमेंटली ज्ञात किया गया। इसका वैल्यू 10⁻⁸ से लेकर 10⁻10 होता है। 10⁻8 से लेकर 10⁻10 होता है। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वाटर के साथ। वाटर का हम लोग जानते हैं कि Ka का वैल्यू -14 होता है, 10⁻14। तो 10⁻14 जो है सो काफी बड़ा है कि छोटा है, 10⁻14, 10⁻8 से लेकर 10⁻10 और यहाँ पर 10⁻14। तो जो एसिडिक कांस्टेंट का वैल्यू है वह फिनॉल का ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर के। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि फिनॉल जो है सो ज्यादा एसिडिक होता है किसके तुलना में, वाटर की तुलना में, क्योंकि वाटर का वैल्यू 10⁻14 होता है ना, जो कि एक्सपेरिमेंटली ज्ञात किया गया है। अब इसको हम लोग प्रूफ भी पेश कर सकते हैं कि कैसे हम लोग जांचे कि जो है सो सच में जब पानी में डूबता है तो H+ आयन देता है। तो उसको जांचने के लिए हम लोग मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मेटल्स के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो जैसे फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो H को यह बाहर निकाल देता है, Na जुड़ जाता है यहाँ पर, इस तरह से H बाहर निकल गया और Na यहाँ पर जुड़ गया, सोडियम फेनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। इससे साबित होता है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। उसी तरह से फिनॉल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल अगर एसिडिक है तो इसको बेस के साथ अभिक्रिया करवाएं, NaOH बेस है मेरा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड एसिड होता है तो बेस के साथ अभिक्रिया करके वाटर प्लस साल्ट का निर्माण करता है। तो अगर साल्ट का निर्माण किया और वाटर दिया, इसका मतलब
एसिडिक होता है। तो जैसे ही फेनॉल को बेस के साथ घुलाया गया तो साल्ट का निर्माण किया और प्लस वाटर बनाया। तो इससे भी प्रूफ होता है कि फेनॉल्स जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। यह था मेरा क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में या तो 3 नंबर में, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल। 3 नंबर का क्वेश्चन कि फेनॉल जो है एसिडिक नेचर का होता है, कैसे आप दिखाएं। तो दिखा देना है, पानी के साथ घुलाएंगे, फेनोक्साइड आयन H+ देगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाना है कि A का वैल्यू इतना निकला एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के तौर पर। जब मेटल के साथ या तो बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस तरह से अभिक्रिया होता है, यानी कि अभिक्रिया करता है। इससे साबित होता है कि फेनॉल जो एसिडिक नेचर का होता है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाई फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, कि फेनॉल जो है सो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों? फेनॉल जो है सो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों? उसका जो है सो कारण बताएं। तो देखते हैं कारण क्या है कि फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन, ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस देन दैट ऑफ अल्कोक्साइड आयंस, यानी अल्कोहल के कारण जो अल्कोक्साइड बनता है उसका बात हो रहा है। तो बोला यहाँ पर कि फेनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, क्यों? क्योंकि जब हम लोग फेनॉल को पानी में घुलाते हैं, घुलाने के बाद जो फेनोक्साइड आयन बनता है वह ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जब अल्कोहल को पानी में डुबाते हैं और जो अल्कोक्साइड आयन बनता है। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा घुलने के बाद फेनॉल में जो बनेगा फेनोक्साइड आयन उतना ज्यादा वह एसिडिक होता है, वही यहाँ पर लिखाया गया है। और ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो ड्यू टू रेजोनेंस, कि जो फेनोक्साइड आयन बनता है फेनॉल पानी में घुलने के बाद वह ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। अब रेजोनेंस किस तरह से होता है तो यहाँ पर दिखाया गया है। और यह भी ध्यान रखना योग्य है कि फेनोक्साइड आयन रेजोनेंस तो करता ही है, फेनॉल भी रेजोनेंस करता है, और जिसके कारण से अल्कोहल के तुलना में बहुत ही ज्यादा यह जो है अस्थिर होता है, स्टेबल होता है। तो हम लोग दिखाएंगे रेजोनेंस कैसे होता है। पहले हम लोग दिखाएंगे फेनॉल में। फेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेंजीन में OH दिख रहा है इसे, और बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है फॉर्मूला, 3 डबल बॉन्ड और OH, ऑक्सीजन में 2 जोड़ा लोन पेयर, 2 जोड़ा लोन पेयर होता है ऑक्सीजन में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुआ उसी को लोन पेयर बोलते हैं। रेजोनेंस कैसे होता है? तो रेजोनेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से दूसरे स्थान में अपने रिंग में शिफ्ट होते हैं कुछ इस तरह से। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, वह ऑक्सीजन के इस कार्बन में शिफ्ट हुआ जहां पर एरो जा रहा है, और जैसे ही इस कार्बन में यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण से क्या करता है, अपना जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है अगला कार्बन में। अब अगला कार्बन में शिफ्ट कर दिया, अगला कार्बन भी तो 4 बॉन्ड बना चुका है, तो वहां पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ज्यादा उसके पास हो जाएगा बॉन्ड। अब नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? तो चूंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज हुआ तो यह कंपाउंड में देखो ऑक्सीजन पहले 2 बॉन्ड बना चुका था, जैसे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया 2 और 1 3 बॉन्ड हो गए, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन में। और यह कार्बन में भी जो है सो 5 बॉन्ड हो जा रहा है, अगर क्या यहाँ पर चल जाए 2 3 4 और 1 5, उसके कारण से यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देता है इस तरह से। जैसे ही आगे शिफ्ट किया तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चूंकि यह कंपाउंड में यह जो कार्बन है यह चाह रहा है कि मेरे पास जो डबल बॉन्ड था वह पुनः प्राप्त करे, क्योंकि वह स्टेबल था, लेकिन नेगेटिव चार्ज हुआ तो अनस्टेबल हो गया। पुनः क्या करेगा? पुनः यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को अगले कार्बन में शिफ्ट करेगा। जैसे ही अगले कार्बन में शिफ्ट करेगा फिर वही स्थिति, इस कार्बन में जो डबल बॉन्ड बनाया है वह फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, यानी 5 बॉन्ड हो जाएगा, फिर से अपना डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट किया गया डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, जैसे ही यह अनस्टेबल को स्टेबल में परिवर्तित करना चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन आगे देगा, आगे अगला कार्बन में देगा, तो इस कार्बन में पुनः पहले से 4 बॉन्ड मान चुका है, तो वह 5 बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, तो अपना डबल बॉन्ड फिर से आगे शिफ्ट करेगा। जैसे ही आगे शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज जहां शिफ्ट होगा वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, और यह जहां शिफ्ट होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज, पुनः वह नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होने के कारण आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा तो अगला कार्बन में देगा, और जो डबल बॉन्ड बना था ऑक्सीजन में पुनः डबल बॉन्ड वहीं चला जाएगा जहां से इनिशिएट हुआ था, तो पुनः फेनॉल प्राप्त होगा। यानी कि फेनॉल से स्टार्ट हुआ, फेनॉल में खत्म हुआ, देख रहे हो। लेकिन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? पहले डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर और यहाँ पर था, लेकिन अब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, है ना। और इसी को तो रेजोनेंस कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के कारण, ट्रांसफर होने का मतलब क्या,
किसी दूसरे को मत देना। अपने ही रिंग में इलेक्ट्रॉन का जो है सो आदान प्रदान करना, और उसी के कारण जो है सो बहुत सारा स्ट्रक्चर बना, और इसी को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा या शिफ्ट होगा, यानी कि 1 2 3 4 बार इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, एक कार्बन से दूसरा कार्बन, है ना। तो अगर यह 5 बार शिफ्ट होता, 6 बार, तो और भी ज्यादा स्टेबल होता। क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन में 4 बार शिफ्ट होता है ना। तो फेनॉल में हम लोगों ने रेजोनेंस देखा। इसी तरह फेनोक्साइड आयन में भी होता है। जब फेनॉल को पानी में डुबाते हैं, फेनोक्साइड आयन बनता है +H+। यह फेनोक्साइड आयन पुनः रेजोनेंस करता है, यानी फेनॉल भी रेजोनेंस किया रिएक्शन के पहले, और फेनोक्साइड आयन भी रेजोनेंस करता है पानी में घुलने के बाद, कुछ इस तरह से। प्रोसेस टोटल सेम है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। फिर से इसमें क्या किया, यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो एक जोड़ा लोन पेयर ज्यादा होता है। फेनॉल में नेगेटिव नहीं था, इसलिए 2 लोन पेयर। यहाँ पर एक जोड़ा नेगेटिव चार्ज है तो 3 लोन पेयर। पुनः वही प्रोसेस, लोन पेयर आगे कार्बन में देगा तो ये अगला कार्बन अपने डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि यहाँ अनस्टेबल हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज अगला कार्बन शिफ्ट होता है, तो जैसे अगला कार्बन शिफ्ट होता है यह कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसके कारण से डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर अनस्टेबल, फिर आगे शिफ्ट होगा तो फिर डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। अब नेगेटिव चार्ज जहां पर आ जाएगा, फिर से स्टेबल होने के लिए पुनः शिफ्ट करेगा, और उसी तरह का फेनोक्साइड आयन प्राप्त हो जाएगा जिससे पहले प्राप्त हुआ था। लेकिन अंतर क्या है, अब जो है सो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को तो रेजोनेंस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होना, है ना, एक कार्बन से दूसरे कार्बन में, और उसके कारण जो स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और प्रोसेस को रेजोनेंस। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वह कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोगों ने देखा कि फेनॉल में भी रेजोनेंस होता है और फेनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है, और बल्कि लेकिन इन अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होता। ROH एक्वस में डुबाएं, अल्कोक्साइड आयन बना, R ऊपर माइनस और H+ दिया। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग तो है नहीं, बेंजीन रिंग नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो फेनॉल में देखा और फेनोक्साइड में देखा, रेजोनेंस करता है इसलिए स्टेबल होता है, अल्कोहल रेजोनेंस नहीं करता है इसलिए अनस्टेबल होता है, जिसके कारण से जो है फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू किसके, अल्कोहल के। अब सवाल उठता है कि सर ज्यादा स्टेबल उससे क्या प्रभाव पड़ा जिसके कारण से ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो फेनॉल का। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा था तब देखो सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो क्या करेगा, वह चाहेगा कि हम हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर पुनः जैसे पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दें। तो वह क्या करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को हम ले लेंगे, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को हम ले लिए और हाइड्रोजन को छोड़ दिए तो हाइड्रोजन H+ ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। कि हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसलिए वह बाहर निकल जाता है। इसलिए दिखाते हैं बेंजीन पर O- और +H+। तो यह रीजन था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से साबित होता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और H+ को छोड़ देता है ना। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा जो है इसका स्टेबिलिटी होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड उतना ज्यादा यह एसिडिक होगा। यह ध्यान में रखना। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चंस है, एक नंबर में पूछा जा चुका क्वेश्चंस है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या तो ब्रांचेज भी बोल सकते हैं ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल, कि फेनॉल में सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेज का क्या प्रभाव पड़ता है उसके एसिडिक बिहेवियर पर। तो पहला है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, EWGS का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ का मतलब किसी कंपाउंड से जुड़कर और उसी का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना। कि अगर एक मेरे पास ग्रुप है जो कि बेंजीन में जुड़ा है और बेंजीन से जुड़ के बेंजीन का इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ आकर्षित करे तो उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। जबकि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऐसा भी होता है कि बेंजीन में जुड़कर और अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। दो तरह के ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखेंगे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रभाव। पहला है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, कि अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा तो देखते हैं, है ना। तो मेरे पास देखो यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, सॉरी फेनॉल का एक रिंग है जिसमें NO2 जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ है?
NO2। और NO2 जो होता है सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यानी क्या करेगा? वह बेंजीन यानी फेनॉल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। NO2 जुड़ा है बेंजीन से और बेंजीन से जुड़ा है OH, ये ना जुड़ा हुआ है। NO2 कौन सा ग्रुप है? EWG। EWG का क्या काम है? जिससे जुड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो NO2 बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो बेंजीन क्या चाहेगा? बेंजीन चाहेगा हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करें ताकि अपना इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर सके। अब ऑक्सीजन से अगर यह इलेक्ट्रॉन लेता है बेंजीन तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, इसलिए वह जल्दी H+ देगा। यानी कि बेंजीन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा उतना ज्यादा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, और जितना ज्यादा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उतना ज्यादा यह बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेकर और हाइड्रोजन को उतना जल्दी छोड़ देगा। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। यानी NO2 ग्रुप की संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा वह एसिडिक नेचर का होगा। जैसा कि सेकंड एग्जांपल में दिखाया गया है। पहला में देखो 3 NO2 ग्रुप जुड़ा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन से लेगा इलेक्ट्रॉन बेंजीन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी छोड़ेगा, इसलिए यह कंपाउंड ज्यादा एसिडिक। इसमें 2 NO2 ग्रुप है, इससे थोड़ा कम एसिडिक। इसमें 1 NO2 ग्रुप है वो भी पारा में, तो यह उससे कम एसिडिक, और एक NO2 ग्रुप है ऑर्थो में, पारा से कम एसिडिक होता है ऑर्थो वाला, इससे भी कम होता है मेटा पोजीशन वाला NO2 का ग्रुप, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर एक NO2 ग्रुप जुड़ा है पारा में, एक ऑर्थो में, एक मेटा में और एक NO2 है ही नहीं, तो अरेंज करें एसिडिक ऑर्डर में, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। तो पारा में जुड़ने वाला ज्यादा एसिडिक होता है, ऑर्थो में उससे कम, मेटा में उससे कम, और अगर नहीं जुड़ा है कोई भी चीज तो फेनॉल सबसे कम एसिडिक होता है, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद है इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा कि अगर मेरे पास एक ग्रुप है जो फेनॉल में जुड़ा है तो फेनॉल में मतलब कहां जुड़ेगा? बेंजीन में जुड़ेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन में जुड़ेगा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन को अब खींचेगा नहीं, अब देगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगा, तो बेंजीन चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट करे। अब ऑक्सीजन को जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को और भी ज्यादा आकर्षित करने का प्रयास करेगा, और जितना ज्यादा आकर्षित करेगा उतना लेट से H+ को देगा, और जितना लेट से H+ को देगा उतना वह कम एसिडिक होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का जस्ट अपोजिट कार्य करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो फेनॉल का घटेगा, जैसा कि दिखाया गया इसमें। फेनॉल है एक अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सब का सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं। तो अगर अल्काइल ग्रुप मेटा में जुड़ा है तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पारा में जुड़ने वाला का, और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होता है जो जुड़ा हुआ है ऑर्थो में। कुछ इस तरह से यह ऑर्डर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक जुड़ा है इसमें मेटा में, एक में पारा में और एक में ऑर्थो में। तो इसका ऑर्थो पारा मेटा में अगर एसिडिक ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है, इस ऑर्डर को याद रखना है कि अगर नहीं जुड़ा है तो वह ज्यादा एसिडिक होता है, मेटा जुड़ा है उससे कम, पारा जुड़ा है उससे कम, और सबसे कम कौन होता है? ऑर्थो। तो ये ध्यान में रखना है। यह था हम लोग का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेज का। इसमें तो फेनॉल के एसिडिक नेचर में दो तरह के देखे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखे। उसके बाद है दूसरा रिएक्शन, जब फेनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कि फेनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है? तो जब फेनॉल को NH3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NH3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस NH3। जब फेनॉल को NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है जरूरत वह है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। एनहाइड्रस का मतलब पानी की एब्सेंस ऑफ वाटर में जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट है। जब फेनॉल को NH3 से अभिक्रिया करवाते हैं क्या होता है? फेनॉल का OH और NH3 का H बना लेता है H2O। क्या बना लेता है? H2O। क्या बचा? बेंजीन बचा, और बेंजीन पे क्या बचा? NH2। बेंजीन पे जुड़ गया NH2, और इस कंपाउंड को एनिलीन के नाम से जाना जाता है, एनिलीन के नाम से जाना जाता है।
यानी कि फेनॉल से एनिलीन का निर्माण इस केमिकल अभिक्रिया के द्वारा इजीली से कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से तीसरा जो रिएक्शन है वह है आपका जिंक डस्ट के साथ। डस्ट का मतलब बहुत ही महीन टुकड़ा जिंक का लेंगे हम लोग पाउडर के रूप में। जब हम लोग फेनॉल को जिंक पाउडर या तो जिंक डस्ट भी बोलते हैं उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या होता है यह Zn और फेनॉल में जो ऑक्सीजन है, फेनॉल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो है सो बना लेता है जिंक ऑक्साइड। क्या बना लेता है? जिंक ऑक्साइड। तो क्या होता है ऑक्सीजन इससे बाहर निकला, इससे जिंक बन गया, जिंक ऑक्साइड क्या बचा? सिर्फ बेंजीन बचा। यानी कि फेनॉल से बेंजीन निर्माण करने का सबसे सिंपल मेथड है कि फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ मिला दो, बन जाएगा बेंजीन। उसके बाद तीसरा तो देख लिया। उसके बाद चौथा जो केमिकल गुण है वह एसाइलेशन रिएक्शन, और यह एसाइलेशन रिएक्शन हम लोग अल्कोहल में भी देखे थे। रिएक्शन एक ही जैसा होता है बशर्ते वहां पर अल्काइल ग्रुप था, वहां पर यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? तो फेनाइल ग्रुप है या तो बेंजीन का ग्रुप है। जब फेनॉल को हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं या तो एसिड क्लोराइड के साथ, या मेरा एसिड क्लोराइड का ग्रुप और या मेरा एसिडिक एनहाइड्राइड का ग्रुप, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनता है। किस तरह से देखते हैं? जब फेनॉल को अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का कंपाउंड है। तो इसको जब अभिक्रिया कराते हैं क्या होता है? फेनॉल का H और बेंजोइल क्लोराइड का Cl बना लेता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचा? तो बेंजीन बचा। बेंजीन में C डबल बॉन्ड हो, इसमें क्या बचा? ऑक्सीजन और बेंजीन। कुछ इस तरह जुड़ जाएगा, बन जाएगा फेनाइल बेंजोएट। क्या बन जाएगा? फेनाइल बेंजोएट। उसी तरह से एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ दिखाएंगे कि जब फेनॉल को, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब फेनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिलाते हैं तो फेनॉल का हाइड्रोजन और यहां से लेकर यहां तक का टोटल ग्रुप, जितना घेर रहे हैं उतना से उतना लेकर टोटल ग्रुप, इसका ऑक्सीजन घेरे हुए कंपाउंड का और इसका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बच जाएगा यह कंपाउंड। और क्या बचा? C डबल बॉन्ड O CH3, यह जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, बन जाएगा आपका बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अच्छा, उल्टा लिखा हुआ है, इसको सुधार लोगे। बेंजीन पर ऑक्सीजन था तो बेंजीन पर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो बेंजीन पर ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में क्या है? CH3, यह हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। यह बन जाएगा मेरा एसाइलेशन का दो प्रोडक्ट। एक था एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, एक था आपका क्या? तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, जिसको एसाइलेशन के नाम से जाना जाता है। अगला अभिक्रिया है बेंजोइलेशन। क्या नाम है इसका? बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन अभिक्रिया जो है सो एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड का अभिक्रिया के जैसा ही है, बस अंतर है कैटलिस्ट का। यहाँ पर पायरीडीन कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं जबकि यहाँ पर NaOH का प्रयोग करते हैं। देखोगे दोनों रिएक्शन सेम है, मिलाव दोनों का, रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है, यानी कि सेम अभिक्रिया होता है। उसके बाद है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन यानी Br2 के साथ अभिक्रिया फेनॉल का। तो दो तरह से होता है। जब फेनॉल को 3 मोल ऑफ ब्रोमीन एक्वस मीडियम में अभिक्रिया कराते हैं, किस मीडियम? एक्वस यानी पानी की उपस्थिति में, तब क्या होता है कि बेंजीन में जो दूसरा कार्बन है और बेंजीन में जो चौथा कार्बन है और बेंजीन का जो छठा कार्बन है, यह हो गया बेंजीन का 1 2 3 4 5 6, दूसरा चौथा और छठा कार्बन बेंजीन का क्या होता है कि हाइड्रोजन छुपा हुआ बेंजीन में, तो 3 हाइड्रोजन और Br2 में 3 Br बना लेता है 3HBr, और जहां जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पर 3 ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस तरह से। तो यह बनता है ट्राइब्रोमोफेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइब्रोमोफेनॉल या तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। कब यह बनता है? जब फेनॉल को Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं पानी में, एक्वस मीडियम की उपस्थिति में। लेकिन वही अगर फेनॉल को अभिक्रिया करवाएं Br2 के साथ, सॉल्वेंट अब चेंज हो गया, यहाँ पर पानी था, यहाँ पर है कार्बन डाइसल्फाइड। तो जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है। एक बार ब्रोमीन जुड़ता है ऑर्थो में, एक बार ब्रोमीन जुड़ता है पारा में। अगर ऑर्थो का हाइड्रोजन और Br बाहर निकले तो ऑर्थो में एक Br जुड़ेगा, बनेगा ऑर्थोब्रोमोफेनॉल, जबकि एक बार पारा के हाइड्रोजन के साथ HBr बना के बनाता है पाराब्रोमोफेनॉल। यानी कि जब हम लोग Br2 से के साथ अभिक्रिया करवाएंगे CH2 की उपस्थिति में तो इसका 2 मोल का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पर बनेगा 2HBr, और जो ऑर्थो पोजीशन में प्रोडक्ट बनता है वह कम मात्रा में बनता है, जबकि जो पारा पोजीशन में बनता है वह मेजर अमाउंट में बनता है, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है।
तो यह था हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी का छठा, जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। और भी कुछ नेमिक रिएक्शन है जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि वह कौन कौन से और रासायनिक अभिक्रिया है और वह परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण